कि इस एकलव्य बैच में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, लास्ट क्लास में हमने जो चर्चा की थी, लास्ट में मैं आपको जहां पर छोड़ के गया था वो था आपका नॉर्थ अमेरिका का या उत्तरी अमेरिका के पर्वतीय क्षेत्र। यहां पर मैं एक शब्द बताना चाहूंगा, फिर आगे की हम शुरुआत करेंगे। एक शब्द आपने नॉर्थ अमेरिका को पढ़ने के दौरान सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आज सुनेंगे। आज सुनने के बाद जब पढ़ेंगे तो पढ़ने में आपको यह शब्द जरूर मिलेगा। शब्द क्या है? कार्डिलेरा। क्या कहा जाता है? कार्डिलेरा। और नॉर्थ अमेरिका के संदर्भ में एक शब्द यूज किया जाता है, पश्चिमी कार्डिलेरा। पश्चिमी कार्डिलेरा ये होता क्या है इसे समझते हैं पहले, फिर आगे की चर्चा करेंगे। पश्चिमी कार्डिलेरा, कार्डिलेरा उसे कहा जाता है, देखिए पश्चिम में तो पश्चिमी कार्डिलेरा हो जाता है, तो कार्डिलेरा आखिर किसे कहा जाता है? कार्डिलेरा वह होता है कि विभिन्न कालक्रमों में निर्मित होने वाली पर्वतीय संरचनाओं को कार्डिलेरा कहा जाता है। ठीक है, विभिन्न कालक्रम में अगर पर्वत श्रेणियां उत्पन्न हो रही है तो उसे हम कार्डिलेरा के नाम से जानते हैं। अगर नॉर्थ अमेरिका में आप देखेंगे तो पश्चिमी क्षेत्र में कई सारी पर्वत श्रेणी के नाम मैंने कल की क्लास में लिखे थे। उन्हीं पर्वत श्रेणियों को आप क्या बोलेंगे? सभी को मिलाकर आप बोल दीजिएगा कि यह पश्चिमी कार्डिलेरा है। जैसे कि बुक्स पर्वत, ठीक है, अलास्का पर्वत, मैकेंजी पर्वत, कास्केड रेंज और कोस्ट रेंज, रॉकीज पर्वत, सीरा नेवादा ओरिएंटल, सीरा नेवादा ऑक्सीडेंटल, ये पर्वत श्रेणियां हमने देखी थी। और ऑपरेशन माउंटेन भी हमने कल की क्लास में देखा था। तो ये सारी पर्वत श्रेणियां जो है, इन सभी को मिला जुला कर क्या बोला जाता है? कार्डिलेरा शब्द के नाम से जाना जाता है। तो आपसे कभी कहे कि पश्चिमी कार्डिलेरा का विस्तार किस महाद्वीप में देखने को मिलता है, तो यह मिलता है आपको नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी भाग में। क्लियर हुआ? अब हम बात करेंगे, जैसे कि कल की क्लास में मैंने आपको कुछ पर्वत के नाम बतलाए थे, आज फिर से मैं एक बार यहां पर मेंशन करूंगा। यहां पर देखिएगा, एक पर्वत, दो, फिर तीन के बाद आपका ये चार, ठीक है, चार के बाद आपका ये पांच के बाद ये छह, ये सात, ये आठ और ये नौ, और इधर हो जाएगा आपका एक 10। ठीक है, यहां पर मैंने आपको नाम भी बताए थे। ठीक है, इसका ऊपर वाला जो पर्वत है आपका, इसे बोलेंगे आप, सबसे एक नंबर पर जो अवस्थित है उसे बोलेंगे बुक्स पर्वत। ठीक है, क्या नाम था इसका? बुक्स पर्वत। नीचे का था अलास्का पर्वत में लिख नहीं रहा हूं, बस नाम लिख रहा हूं पूरे। ये है आपका रॉकी पर्वत। ये आपका तटीय पर्वत श्रेणी, या फिर आप कहेंगे कोस्ट रेंज। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कास्केड रेंज। ये हो जाएगा आपका सिएरा नेवादा। यहां पर देखेंगे आप तो सिएरा नेवादा ओरिएंटल, और इधर वाली पर्वत श्रेणी हो जाएगी सिएरा नेवादा ऑक्सीडेंटल। और अंत में ये हो जाएगा आपका ऑपलेशियन। ठीक है, पर्वत श्रेणी ऑपलेशियन। तो ये पर्वत श्रेणी के नाम मैंने कल क्लास में लास्ट में आपको बतलाया भी था, ये आपने लिखे भी होंगे। अब यहां पर आपको क्या ध्यान देना है, मैंने क्यों मैप बनाया, कैसे ऐसे लाइनिंग क्यों बनाई है, इससे क्या प्रश्न बनेगा मुझे बताइएगा। सेरा नेवादा और कास्केड रेंज केवल अमेरिका में ही है या फिर इसका विस्तार किसी अन्य देश में भी दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे सर नहीं, आपने जो मैप बनाया है जिसमें आपने जो इंडिकेट किया है तो वो तो मुझे सिर्फ यूएसए में ही दिखाई दे रहा है। तो आपका यह कास्केड रेंज और सिएरा नेवादा केवल और केवल नॉर्थ अमेरिका के
यूएसए देश में अवस्थित है। उसके बाद में रॉकी पर्वत या आपसे पूछे कोस्ट रेंज, ये दोनों की अवस्थिति अगर देखें तो कनाडा और यूएसए दोनों ही देशों में विस्तारित है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि बुक्स पर्वत और अलास्का पर्वत यह किस देश में अवस्थित है, तो भूल कर भी कनाडा मत लगा दीजिएगा, क्योंकि यह अमेरिका का एक प्रांत है अलास्का, उस अलास्का में अवस्थित है। क्लियर हुआ। फिर मैकेंजी पर्वत पूछे तो आपको कनाडा बताना है। सीरा नेवादा ओरिएंटल, सीरा नेवादा ऑक्सीडेंटल, ये दोनों अगर पूछे तो आपको बताना है मेक्सिको। और उसके बाद अगर आपसे पूछे ऑपलेशियन माउंटेन, तो ये हो जाएगा आपका कहां पर, नॉर्थ अमेरिका। और उत्तरी पार्ट इसका किस में चला जाएगा, कनाडा के पार्ट में भी कुछ हिस्सा यहां पर देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ। मुख्यतः आपका यूएसए में ही अवस्थित है। इसके बाद देखिएगा यहां पर एक प्रायद्वीप है। इस प्रायद्वीप क्यूबेक प्रांत के अंतर्गत आता है। इस प्रायद्वीप का नाम हो जाएगा उंगावा प्रायद्वीप। उंगावा प्रायद्वीप जो कि कनाडा के क्यूबेक प्रांत में है। क्यूबेक प्रांत, ठीक है। और एक आपको यहां पर देखने को मिलेगा फ्लोरिडा। क्या नाम है इसका, फ्लोरिडा। क्लियर हुआ, फ्लोरिडा। क्लियर है यहां पर। तो फ्लोरिडा प्रायद्वीप है ये भी, ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप फ्लोरिडा प्रांत में, यूएसए के फ्लोरिडा प्रांत में। उसके बाद यहां पर आपको एक संरचना दिख रही होगी मेक्सिको की, इसे कहा जाता है युकाटन प्रायद्वीप। युकाटन प्रायद्वीप। तो युकाटन प्रायद्वीप की अवस्थिति किस देश में है, तो मेक्सिको। किस खाड़ी के तट पर है, तो मेक्सिको की खाड़ी के तट पर। सेम ऐसे ही आपका फ्लोरिडा भी है। अब एक बात आपको मैंने कल भी बताई होगी, सार्गेसो सागर जो है आपका, जो यहां पर लेजर एंटीनेस द्वीप है, क्यूबा, हैती, कोस्टा डोमिनिकन रिपब्लिक और आपका प्यूर्टोरिका, इसके उत्तर में अवस्थित है। और आपको यह भी पता होगा कि जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है वो दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है, तो उत्तर में है। तो यह प्रश्न पूछा गया था लास्ट ईयर में, सॉरी आपका पूछा गया था शायद, मुझे जहां तक ध्यान है, ये आपका सार्गेसो सागर के बारे में पूछा था, या तो 21 के एग्जाम में या 19 के एग्जाम में था आपका क्वेश्चन। और वहां पर विकल्प था दक्षिणी अटलांटिक या उत्तरी अटलांटिक, तो उत्तरी अटलांटिक में आपका सार्गेसो सागर पड़ता है। क्लियर है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहां पर मैं आपको इस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत सर्वोच्च शिखर कौन कौन से, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब यहां पर कुछ पर्वत के मैं यहां पर इंडिकेट करूंगा, जैसे कि एक पर्वत यहां पर बना, एक पर्वत यहां पर बनाया मैंने। इसके बाद देखिएगा कास्केड रेंज में मैं यहां पर 3 पर्वत बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद रॉकी पर्वत पर एक और ये पर्वत बनाया, ऑपरेशन माउंटेन पर भी एक पर्वत बनाया। तो लगभग मैंने कितने 7 पर्वत की संरचना यहां पर बना दिया। उसके बाद में एक पर्वत में बनाऊंगा इस पर, सीरा नेवादा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मैं सीरा नेवादा के बारे में एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा। यहां पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की एकमात्र ब्लॉक पर्वत श्रेणी, उसका नाम क्या हो जाएगा, सीरा नेवादा। ठीक है, सीरा नेवादा एकमात्र कैसी पर्वत श्रेणी है, ब्लॉक पर। बाकी अन्य सभी अन्य सभी पर्वत श्रेणियां मोड़दार पर्वत के उदाहरण हैं। अच्छा, एक प्रश्न और ये बन सकता है कि नॉर्थ अमेरिका में जो पश्चिमी कार्डिलेरा की उत्पत्ति हुई है, तो ये आपका प्रशांत महासागरीय प्लेट तथा उत्तरी अमेरिकी प्लेट के मध्य अभिसारी संचलन
संचलन के फलस्वरूप मोड़दार पर्वतों के रूप में पश्चिमी कार्डिलेरा की उत्पत्ति हुई। क्लियर है? तो ये आपका किस दो प्लेटों के टकराने से, एक महासागरीय प्लेट है आपका और ये महाद्वीपीय प्लेट है, दोनों प्लेटों के मध्य अभिसारी संचलन के कारण अमेरिका के, उत्तर अमेरिका चाहे दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिका हो, दोनों के पश्चिमी क्षेत्र में आपका पर्वतीय क्षेत्र मिलेगा, जो मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र होगा उसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये आपसे कभी कारण पूछ ले जाए तो ये आपको बतलाना है। अब हम चलते हैं कुछ पर्वतों के बारे में। यहाँ पर मैं बताना चाह रहा था आपको कि कौन कौन से पर्वत है। तो यहाँ शॉर्ट में मैं यहाँ पर एक मैप लूंगा और उस मैप में मैं आपको सिर्फ पर्वतीय शिखर बताऊंगा और पर्वतीय शिखर के लिए मैं एक मैप ले लेता हूं पहले, उस मैप के माध्यम से सारी चीज आपको यहां पर बतला देंगे। ठीक है, चलिए यहां पर देखिएगा इस मैप में एक पर्वत मैंने यहां पर बताया था आपका बुक्स पर, इसका नाम हो जाएगा आपका माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले। उसके बाद मैंने यहां पर आपको कास्केड जो कोस्ट रेंज है आपका, कोस्ट रेंज में मैंने बताया था माउंट लोगन। कौन सा है? माउंट लोगन। उसके बाद यहां पर सियरा नेवादा है, उस पर 3 पर्वत बताए थे मैंने। तीनों पर्वत के बारे में देखिएगा। माउंट यहां पर आपका माउंट रेनियर, माउंट वुड, माउंट रेनियर, माउंट वुड और माउंट शास्ता। देखिए सब क्या है आपके माउंट। किस पर्वत श्रेणी पर ही है? कास्केड रेंज। ठीक है। माउंट लोगन किस पर है आपका? कोस्ट रेंज पर, कोस्ट रेंज। ठीक है। जबकि मैकिनले ये हो जाएगा आपका अलास्का, अलास्का पर्वत श्रेणी पर। ठीक है। उसके बाद आप यहां पर देखेंगे एक और पर्वत है यहां पर जो कि आपका पड़ता है सियरा नेवादा में, और सियरा नेवादा में जो पर्वत है इसका नाम हो जाएगा माउंट विटनी। क्या नाम हो जाएगा? माउंट विटनी। उसके बाद रॉकी पर्वत में आप देखेंगे तो रॉकी पर्वत एक पर्वत दिखेगा माउंट एल्बर्ट। ठीक है, माउंट एल्बर्ट। और ये माउंट एल्बर्ट जो है आपका अमेरिका के अंतर्गत ही देखने को मिलेगा। यहां पर ये क्या हो जाएगा आपका? माउंट एल्बर्ट। ठीक है। और ये किस पर आपका? रॉकी पर्वत का। तो रॉकी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट। फिर आपसे पूछेंगे सियरा नेवादा की सबसे ऊंची चोटी माउंट विटनी। फिर आपसे कहेंगे कि कोस्ट रेंज की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी माउंट लोगन। माउंट मैकिनले जो कि अलास्का में है, ये आपका अलास्का पर्वत की सबसे ऊंची श्रेणी है, पर्वत श्रेणी। अब यहां पर मैं आपको एक बात और बतलाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। जो माउंट मैकिनले है इसके ऊपर आपको मैं ले जा नहीं सकता हूं नॉर्थ अमेरिका में। इसका मतलब नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। और माउंट लोगन की बात करें तो कनाडा की सबसे ऊंची चोटी। कनाडा की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट लोगन। अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो मैकिनले। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, मुझे बताइएगा कि यूएसए की सर्वोच्च चोटी क्या है? यूएसए की सर्वोच्च चोटी, यूएसए की सर्वोच्च चोटी आपको बताना है कि कौन सी है। नाम आपके सामने सब लिखा हुआ है, तो आपको यह बताना है कि सबसे ऊंची चोटी यूएसए की कौन सी है। ठीक है, तो वो हो जाएगी आपकी एक बात ध्यान रखना, जो विटनी है कि सेकंड हाईएस्ट शिखर है आपका किसका? नॉर्थ अमेरिका का। नॉर्थ अमेरिका का सेकंड हाईएस्ट पॉइंट है आपका माउंट विटनी, जो कि
यूएसए की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्यों? क्योंकि अलास्का प्रांत में जो माउंट मैकिनले है ये भी आपका यूएसए का ही पार्ट है। तो अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, यूएसए की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो माउंट विटनी। और यूएसए की सबसे ऊंची चोटी मैकिनले और दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी विटनी, क्योंकि दोनों का क्रम यही है और दोनों आपका यूएसए में ही है। तो चाहे आपसे नॉर्थ अमेरिका करके पूछे या आपसे यूएसए करके पूछे, दोनों के आंसर सेम होंगे। ठीक है, लेकिन कनाडा की सबसे ऊंची चोटी पूछेंगे तो आपको माउंट लोगन बताना है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछेंगे कि कास्केड रेंज या कास्केड पर्वत श्रेणी जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। कास्केड रेंज की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपसे पूछेंगे तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है माउंट रेनियर। ये माउंट रेनियर जो है ये आपकी कास्केड पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, सर्वोच्च क्या हो जाएगी आपकी? रेनियर। माउंट रेनियर कास्केड पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। फिर आपसे रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो आपको क्या लगाना है? माउंट एल्बर्ट। ठीक है, और एक और बढ़ता आपका माउंट मिचेल जो कि ऑपरेशन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? माउंट मिचेल या मिशेल भी बोल सकते हैं आप। ये आपकी किसकी हो जाएगी? ऑपरेशन ऑपरेशन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट मिशेल। तो यहां पर मैंने आपको सर्वोच्च शिखर के बारे में चर्चा की। अब हम आगे चलेंगे, पठार के बारे में देखेंगे कौन कौन सा पठार कहां कहां पर अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं और मैप लेते हैं। मैप से अपन और चीजें आसान बना देंगे। देखिएगा यहां पर अभी थोड़ी देर पहले यहां पर आपने बताया था बुक्स पर्वत श्रेणी, यहां पर अलास्का पर्वत श्रेणी, मैकिंजे पर्वत श्रेणी, ये हो जाएगी आपकी कोस्ट रेंज, ये हो जाएगी आपकी कास्केड रेंज, और ये हो जाएगा आपका सीरा नेवादा, ये आपकी हो जाएगी रॉकी पर्वत श्रेणी, और यहां पर हो जाएगी आपकी सीरा नेवादा ऑक्सीडेंटल और सीरा नेवादा ओरिएंटल, और ये हो जाएगा आपका ऑपलेशियन माउंटेन। क्लियर है यहां तक? अब इसी में देखिएगा अच्छे से। यहां पर एक पठार है, ठीक है, एक पठार जिसे कहा जाता है आपका सबसे उत्तर में अवस्थित है, ये यूकोन का पठार। उसके बाद में कनाडा में आपको रॉकी पर्वत और कोस्ट रेंज के बीच में एक पठार मिलेगा जिसे हम कहेंगे, किस नाम से जाना जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, एक सेकेंड, इसका नाम हो जाएगा ब्रिटिश कोलंबिया। ठीक है, क्या हो जाएगा? ब्रिटिश कोलंबिया। इसके भी बाद आप यूएसए में आकर देखेंगे तो यहां पर एक पठार और मिलेगा, कोलंबिया स्नेक बोला जाता है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहां पर आपको सबसे बड़ा मिलेगा, ग्रेट बेसिन के नाम से जाना जाएगा। तो मैं ऐसे बड़ा बना रहा हूं यहां पर, ठीक है, ग्रेट बेसिन के नाम से इसे जाना जाएगा। उसके बाद नीचे चलेंगे, मैक्सिको में आ जाएंगे। लेकिन एक बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और यही अमेरिका में ही इसी के यहां पर एक और आपको पठार मिलेगा जिसे कोलोराडो का पठार बोला जाता है, और यहां पर आ जाएगा आपका मैक्सिकन का पठार। तो कितने पठार? नंबरिंग दे रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 और 6। नाम यहां पर लिखता हूं, ठीक है। सबसे पहले यूकोन का पठार, किस राज्य में? अलास्का में, यूएसए के अलास्का में, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपका हो जाएगा ब्रिटिश कोलंबिया, किस देश में है? कनाडा। फिर तीसरे नंबर पर आपका हो जाएगा कोलंबिया स्नेक, कोलंबिया स्नेक, ये भी कहां हो जाएगा आपका? यूएसए। चौथे नंबर पर मिलेगा आपको ग्रेट बेसिन, ठीक है, ये कहां पर हो जाएगा आपका? यूएसए। पांचवें नंबर पर कोलोराडो का पठार,
कहां हो जाएगा आपका यूएसए। फिर छठे नंबर पर हो जाएगा आपका मैक्सिकन पठार, मैक्सिको। क्लियर है। तो ये 6 पठारी संरचना मैंने यहां पर आपके सामने प्रदर्शित की है। ध्यान से देखिएगा क्या प्रश्न यहां पर बनने की संभावना नजर आती है। आपसे सिंपल इतना पूछा जाएगा कि सियरा नेवादा ओरिएंटल और सियरा नेवादा ऑक्सीडेंटल के मध्य कौन सा पठार अवस्थित है। तो आपसे कौन सा पूछा है, मैक्सिकन पठार। फिर कहेंगे आप ये बताइएगा जो ग्रेट बेसिन है किन दो पर्वत श्रेणी के मध्य अवस्थित है। तो आपको बताना होगा कि जो सियरा नेवादा है और रॉकी पर्वत के बीच में ग्रेट बेसिन के नाम से आपको एक पठार मिलेगा। फिर आपसे कहा जाएगा कि जो आपका कोलंबिया स्नेक है, कोलंबिया स्नेक आपका जो है ये अमेरिका में तो है लेकिन किन दो पर्वत श्रेणी के बीच में। तो आपको बताना है कि कास्केड और रॉकी पर्वत के बीच में है। कोस्ट रेंज तथा रॉकी पर्वत के बीच में कनाडा में कौन सा पठार है। तो वो हो जाएगा आपका ब्रिटिश कोलंबिया का पठार। अलास्का में कौन सा पठार अवस्थित है। तो वो हो जाएगा आपका यूकोन का पठार। बस यही नाम आपको ध्यान रखना है, यहीं से आपका ऐसे लोकेशन के हिसाब से प्रश्न बन सकता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्लियर होगा। अब यहां पर एक बात ध्यान रख लीजिए, सबसे बड़ा पठार, सबसे नॉर्थ अमेरिका का, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा पठार वो कौन सा हो जाएगा आपका ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ग्रेट बेसिन नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा पठार है। यहां तक चीजें क्लियर है। अब आगे चलेंगे हम। ये तो पठार के बारे में सारी बातें हो गई है। और एक बात यहां पर मैं बताऊंगा ब्रिटिश कोलंबिया के बारे में, और वो ध्यान रखना आप कि ज्वालामुखी क्रिया के कारण बेसाल्ट चट्टान से निर्मित हुआ है कौन सा आपका ब्रिटिश कोलंबिया, ज्वालामुखी से निर्मित। ज्वालामुखी लावा की बेसाल्ट चट्टान से निर्मित, ठीक है, बेसाल्ट चट्टान से निर्मित आपका ब्रिटिश कोलंबिया का पठार। सोपानाकार जो भ्रंश होता है वो ग्रेट बेसिन का ही आपका सोपानाकार भ्रंश तल होता है ग्रेट बेसिन, ठीक है। यही क्या है आपका सोपानाकार भ्रंश तल। यहां तक चीज एकदम स्पष्ट है। अब आगे हम बढ़ेंगे। पठार के बारे में हमने देख लिया। अब सीधा हम चलेंगे हमारे जो नॉर्थ अमेरिका है उसमें कुछ झीलें हैं, झीलों के बारे में देखना शुरू करते हैं, ठीक है। उसके लिए फिर से एक मैप लूंगा मैं, ठीक है। इसमें झील नहीं दिख रही है, दूसरे मैप में देखते हैं। चलिए इसमें क्लियर है। देखिएगा, थोड़ा जूम आउट करूंगा मैं, यहां पे देखिएगा, ठीक है, और जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे देखिएगा कुछ झीलें यहां पर दिखाई देगी आपको। मैं नंबरिंग यहां पर कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे। यहां पर आपको एक झील दिख रही है सबसे पहले, वहां पर ये देखिएगा। अरे ये क्या हुआ, चलिए एक झील आपको यहां पर दिख रही है, एक झील आपको यहां पर दिख रही है। ये क्या हो रहा, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर झील दिख रही है और एक झील आपको यहां पर दिख रही है। 1 2 3 4 फोर्थ हो गई। एक और इसमें झील दिखेगी आपको। ये तो हो गई आपकी, और यहीं पर आपको एक झील और दिख रही है। इसको 3 नंबर नाम देते हैं, इस नीचे को 4 5 कर देते हैं। 3, ये 4, ये 5। इसके बाद देखिएगा एक झील आपको ये दिखाई दे रही है, एक झील आपको ये दिखाई दे रही है, एक झील ये दिखाई दे रही है, एक यहां पर और एक यहां पर। 1 2, अच्छा इसको दूसरे नाम दे देते हैं, A B C D और E, ठीक है। इससे ज्यादा झील आपको करना भी नहीं है, ठीक है। अब एक एक का नाम अपन देख लेते हैं। सबसे ऊपर आपको दिख रहा है, याद करवाने का तरीका भी बताऊंगा मैं कैसे याद रखना है। सबसे पहले आपको दिखेगा ग्रेट बियर, ठीक है। क्या दिखेगा, ग्रेट बियर, ठीक है, ग्रेट बियर। तो ग्रेट बियर आपकी हो जाएगी 1 नंबर की। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आपको मिलेगा ग्रेट स्लेव।
क्या दिखेगा आपको दूसरे नंबर पर? ग्रेट स्लेव। ठीक है, ग्रेट स्लेव के बाद तीसरे नंबर पर दिखेगा आपको अथाबास्का। क्या मिलेगा? अथाबास्का। अथावास्का या अथावास्का। और चौथे नंबर पर आप देखेंगे तो चौथे नंबर की झील जो प्रमुख तौर पर दिखेगी वो हो जाएगी विनिपेग के पहले आपको रेंडियर। ठीक है, रेंडियर। और फिर अंत में 5 नंबर पर मिलेगी आपको विनिपेग। ठीक है, फिर यहां पर देखिएगा ये सभी झील के सामने चाहे ग्रेट लिखा है लेकिन ये ग्रेट झील नहीं मानी जाती हैं। और कनाडा और अमेरिका के बीच में कुछ प्रमुख झीलें हैं, 4 प्रमुख है, लेकिन 5वें नंबर की झील केवल अमेरिका में अवस्थित रहेगी। उसके नाम देखते हैं। सबसे पहले आपका हो जाएगा सुपीरियल झील। ठीक है, सुपीरियल झील हो जाएगी 1 नंबर पर। ठीक है, सुपीरियल झील के बाद जो बी नंबर लिखा है वो बी नंबर की हो जाएगी आपकी कौन सी? बी नंबर को मिशिगन। क्या कहेंगे हम? मिशिगन। और सी नंबर में जो लिखा है उसे कहेंगे हम ह्यूरन। ठीक है, फिर ऑन्टेरियो और एरी झील, 2 झील होती है। तो पहले आ जाएगी आपकी एरी झील, फिर ऑन्टेरियो झील। एरी झील और ये हो जाएगी आपकी ऑन्टेरियो। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपके सामने कुछ 10 झीलों के नाम लिखे हैं। 10 झीलों में उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपसे यहां से पूछा जा सकता है कि ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावास्का, रेंडियर, विनिपेग। देखिएगा, बियर लिया, सो गए, फिर ठीक है, फिर रेंडियर, फिर आप पैदल चलकर वापस आ गए। ठीक है, ऐसे आपको थोड़ा सा क्लू बनाकर याद करना है। बियर मतलब आपने ड्रिंक किया, स्लेव मतलब सो गए। ठीक है, सो गए, फिर अथावास्कर मतलब बहुत थक गए। ठीक है, और फिर रेंडियर, फिर वर्षाई, फिर चलकर आप आ गए विनिपेग, पैर के बल पर चलकर आ गए। तो सबसे पहले नंबर पर सभी कनाडा में अवस्थित है। सबसे ऊपर से दक्षिण के क्रम में देखेंगे तो सबसे पहले आपको ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावास्कर, रेनियर, ये रेंडियर भी बोला जाएगा, फिर विनिपेग झील। और यहां पर खास बात आपको यह ध्यान रखना है, जो विनिपेग झील है यहां पर आपका विनिपेग शहर भी है। इसी विनिपेग झील के पास में विनिपेग शहर है, जो गेहूं की सबसे बड़ी मंडी, विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी, विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी क्या है? आपका विनिपेग। अब एक बात ध्यान रखना, जो आपका ग्रेट बियर झील है यहां पर आपकी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ अक्षांश रेखा होकर गुजरती है। तो किस झील से, किस ग्रेट झील से 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसी को कहे आर्कटिक व्रत होकर गुजरता है? आर्कटिक व्रत होकर इससे गुजरता है, तो वो हो जाएगा आपका क्या? वो हो जाएगा आपका 66.5 नॉर्थ अक्षांश आर्कटिक व्रत ग्रेट बियर झील से होकर गुजरने वाली रेखा है। ठीक है, फिर देखिएगा येलो नाइफ जो है आपका, ये नॉर्थ जो आपका टेरिटरी है, आपका नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी है, कनाडा का एक प्रांत है। उस कनाडा के प्रांत की एक राजधानी जिसे कहा जाएगा येलो नाइफ। और ये येलो नाइफ कहां पर अवस्थित है? इस झील के पास में, येलो नाइफ। येलो नाइफ, तो येलो नाइफ ये राजधानी है। ठीक है, यह राजधानी है, एक यूनियन टेरिटरी है कनाडा का, नॉर्थ वेस्ट यूनियन टेरिटरी। तो उसी का एक कैपिटल है येलो नाइफ, जो किस झील के तट पर अवस्थित है? ग्रेट स्लेव झील के तट पर अवस्थित है। क्लियर हुआ? अब यहां पर देखिएगा सुपीरियल झील के बारे में हम देखेंगे। तो सुपीरियल झील और ह्यूरन झील आपको जो दिख रही है, इनके बीच में एक नहर है। इन दोनों के बीच में एक नहर है, उस नहर को बोला जाता है सू नहर। अच्छा, मैं यहां पर अगर ऐसे लिख दूं, इन दोनों को जोड़ने वाली जो नहर है वह है आपका सू नहर। ठीक है, और सुपीरियल झील के बारे में खास बात ध्यान रखिएगा, यह विश्व की सबसे बड़ी
मीठे पानी की झील है। ठीक है, उसके बाद आगे देखें ह्यूरन झील। ह्यूरन झील के बाद मिशिगन झील दिखेगी, और जो मिशिगन झील और ह्यूरन झील है, तो इन दोनों के बीच में जो ह्यूरन झील है, इसी के तट पर सेडबरी मिलेगा। यहां पर आप देखेंगे तो इसमें सेडबरी मिलेगा। सेडबरी, ह्यूरन झील में एक जगह का नाम है सेडबरी। ठीक है, और सुपीरियल झील के तट पर अवस्थित है आपका यहां पर देखेंगे डुलुथ बंदरगाह, डुलुथ पोर्ट। क्या कहा मैंने? सुपीरियल झील के तट पर एक दुलुथ नामक बंदरगाह है, और वो जो बंदरगाह है दुलुथ बंदरगाह, वह दुलुथ बंदरगाह क्यों जाना जाता है? यहां पर लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है। क्या? दुलुथ। और अगर आपसे पूछे ह्यूरन झील के तट पर अवस्थित है सेडबरी, और यह सेडबरी है, यहां पर निकेल के भंडार मिलते हैं। किसके भंडार मिलते हैं? निकेल के भंडार। क्लियर हुआ? तो निकेल के भंडार किस झील के तट पर अवस्थित है? तो बताएंगे आप ह्यूरन झील। कौन सा स्थान है? सेडबरी। क्लियर हुआ यहां पर? अब आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, फिर आपको मिलेगा एक झील मिलेगी, एरी झील और ओंटेरियो झील। एरी झील और ओंटेरियो झील के बीच में वेलेंट कैनाल है आपका। कौन सा कैनाल है? वेलेंट कैनाल। ठीक है, इन दोनों के बीच में ठीक है, वेलेंट कैनाल है। और यहीं पर आपको एक जलप्रपात भी मिलेगा। यहां पर मिलेगा आपको नियाग्रा जलप्रपात। क्लियर है? तो ये बातें ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है इस प्रकार से। और एक प्रश्न बनेगा, जो मिशिगन झील है आपका, ये मिशिगन झील केवल यूएसए की सीमा में है। बाकी जो अन्य आप ग्रेट झील देखेंगे, ग्रेट झील का मतलब सुपीरियल झील, ह्यूरन झील, मिशिगन झील, एरी झील, ओंटेरियो झील, ये जो पांचों झील है, ये पांचों झील को ग्रेट झील, ग्रेट लेक्स कहा जाता है। इन ग्रेट लेक्स में से एकमात्र झील है आपकी मिशिगन झील, जो केवल कहां पर है आपका? यूएसए, अर्थात उत्तरी मतलब आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अवस्थित है। कौन सी? मिशिगन झील। बाकी जो चार अन्य झील है, ये आपका कनाडा और यूएसए की सीमा को साझा करती है। और यह जो झील है आपकी, जिनके सामने ग्रेट लिखा है लेकिन ग्रेट झील है नहीं, ये पांच झील का उत्तर से दक्षिण का क्रम ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेनडियर और विनिपेग। विनिपेग के तट पर विनिपेग शहर अवस्थित है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी है, और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अर्थात आर्कटिक वृत्त आपका ग्रेट बियर से होकर गुजरती है। येलो नाइफ जो राजधानी है नॉर्थ वेस्ट यूनियन टेरिटरी, कनाडा का एक यूनियन टेरिटरी है, वहां से आपका येलो नाइफ जो उसकी राजधानी है, वो आपका ग्रेट स्लेव के समीप अवस्थित है। क्लियर रहेगा इतनी सारी चीजें? तो ये आपका झीलों से संबंधित चीजें हैं। और अगर आपसे पूछे कि शिकागो जो अवस्थित है, वो आपका मिशिगन झील के पास अवस्थित है। मिशिगन झील के पास में आपको यहां पे मिल जाएगा शिकागो। ठीक है, मिशिगन के पास में शिकागो है। और उसके बाद पूछे आपसे मिलवाकी, पूछे कृषि से संबंधित जो उपकरण बनते हैं, वो भी आपका इसी मिशिगन झील के पास अवस्थित है। एक मिलवाकी, जहां पर कृषि से संबंधित उपकरण बनाए जाते। लिख लेना जो मैं बोल रहा हूं कि मिशिगन झील के तट पर अवस्थित है पहले शिकागो, मांस प्रसंस्करण उद्योग का केंद्र है। उसके बाद आगे देखेंगे तो आपको मिलेगा मिलवाकी। मिलवाकी, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? मिलवाकी। ये जो मिलवाकी है, यहां पर कृषि के उपकरण बनाए जाते हैं, कृषि उपकरण। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखिए अपन, यहां पर देखिएगा आप एरी झील के सामने एक डेट्राइट और हैमिल्टन मिलेगा। ठीक है, ऑटोमोबाइल जो है, ऑटोमोबाइल आपको इसी एरी झील के तट पर मिलेगा, ऑटोमोबाइल का डेट्राइट। ठीक है, डेट्राइट। ठीक है, इसके बाद में आपको मिलेगा हैमिल्टन, जो कनाडा का बर्मिंघम कहलाता है। ठीक है, कनाडा का बर्मिंघम कहलाता है। हैमिल्टन यहां पर मिल जाएगा आपको ऊपर की ओर। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे तो जो परिवहन का फोकस केंद्र होता है, वो भी आपका शिकागो होगा। क्लियर हुआ यहां तक? तो ये सारी बातें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा झीलों के संदर्भ में, तो ये बात आपको खास तौर पे ध्यान रखना है।
ठीक है। अब यहां पर आगे चलकर देखेंगे जो कि आपका यूएसए का जो लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को आपने देखा होगा, सॉफ्टवेयर उद्योग का जो सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को, वो आपका किधर अवस्थित है यहां पर आप देखें तो अगला मैप में लेता हूं, कुछ बातें यहां पर बतला देते हैं, फिर नदियों में हम इंटर करेंगे। ठीक है, ये देखिएगा यहां पर आपको मिल जाएगा फ्रांसिस्को। ठीक है, सिटी ऑफ गोल्डन गेट। ठीक है, सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है और ये आपका सॉफ्टवेयर उद्योग का केंद्र है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का केंद्र है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एक और शहर है यहीं पर आपका लॉस एंजल्स। ठीक है, लॉस एंजल्स प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा पोर्ट है, ये प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा बंदरगाह यहां पर मिल जाएगा आपको, लॉस एंजल्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा बंदरगाह। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहना है। ठीक है, क्योंकि यहां से प्रश्न आपका अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका से। चलिए, ये तो हो गया आपका। अब हम आगे चलेंगे, आगे देखेंगे आप तो यहां पर आपको जैसे कि मैंने ऑटोमोबाइल डेट्राइडर ये सारी चीजें बतलाई दिया है। अब सीधा हम नदियों के बारे में देखेंगे, कौन कौन सी नदियां हैं। सारी नदियों के पहले मैं नाम लिखूंगा, सारी नदियों के नाम लिखने के बाद हम एक एक नदियों के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, इसमें भी हम मैप ले लेते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक आपका इस महाद्वीप का। चलिए, अच्छा, मैप में आने से पहले कुछ मैं थोड़ा सा आपको लोकेशन बता देते हैं, पहले भी बता चुके हैं वैसे। आपका ध्यान रखिएगा, ये आपका कौन सा सागर है, ये है आपका ब्यूफोर्ड सागर। ठीक है, ये आपका बैफिन की खाड़ी, यहां पर आपका लेब्राडोर सागर बताया मैंने, बस रिवीजन करते रहिएगा। यहां पर आपका सेंट लॉरेंस की खाड़ी, ठीक है, यह है आपका फंडी की खाड़ी, ठीक है, यह आपका मेक्सिको की खाड़ी, ठीक है, यह हो जाएगा आपका कैलिफोर्निया की खाड़ी, ठीक है, फिर ये हो जाएगी आपकी हडसन की खाड़ी, हडसन, ठीक है, यहां पर हो जाएगी आपकी जेम्स की खाड़ी, जेम्स की खाड़ी यहां पर, ठीक है। और कहां पर लिखना है, ठीक है, इतनी काफी चीजें ये। अब एक एक करके देखते हैं, मैं नदियों के नाम लिखूंगा, ठीक है। सबसे पहले आपका हो जाएगा युकोन, युकोन नदी, ठीक है, मैकेंजी नदी, युकोन नदी, मैकेंजी नदी, रेड पेन से लिखता हूं मैं, युकोन नदी, मैकेंजी नदी, नदी, ये तीनों नदियां कनाडा की सीमा में ही प्रवाहित होगी। इसके बाद में और भी हो जाएगी आपकी चर्चिल और एक सेंट लॉरेंस, चर्चिल भी हो जाएगी आपकी, सेंट लॉरेंस, लॉरेंस की खाड़ी में मुहाना बनाने वाली ये सेंट लॉरेंस नदी है। जो ऑन्टेरियो झील है वहीं से इसका उद्गम होता है, वो भी देखेंगे हम, ठीक है। हडसन नदी, हडसन नदी,
पोटामेक रिवर, पोटामेक नदी, ठीक है, हडसन नदी, पोटामेक नदी और कुछ और नदियां जैसे कि मिसिसिपी, मिसोरी, रियो ग्रांडे और कोलोराडो, ठीक है। नवे नंबर पर रियो ग्रांडे, कोलोराडो, ठीक है। ये तो कुछ प्रमुख नदियों के मैंने जैसे कि नाम लिखे हैं और कुछ और नदियां इसमें एक प्रमुख नाम में लिखूंगा यहां पर। एक फ्रेजर नदी हो जाएगी आपकी, कौन सी, एक फ्रेजर नदी हो जाएगी और एक हो जाएगा सैक्रामेंटो सांजाक्विन, सैक्रामेंटो सांजाक्विन। सांजाक्विन और एक और हो जाएगी आपकी कोलोराडो की, इसमें सैक्रामेंटो, सांजाक्विन, फ्रेजर। ये 13 प्रमुख नदियां हैं, इसी के बारे में आपको ध्यान रखना है, यहां से आपका प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। अब एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने युकोन नदी, ठीक है। अब युकोन नदी क्या अगर बात करें तो कनाडा का जो मैकेंजी पर्वत है वहां से निकलती है और युकोन नदी जो यूएसए के अलास्का प्रांत में युकोन पठार से होते हुए बेरिंग सागर में जाकर गिर जाती है। देखिएगा मैंने जो बातें बोली हैं वही बात आपको सारी ध्यान रखना है। देखिएगा ये पेन दिखेगा आपको, थोड़ा देख लेते हैं एक बार, ये वाला दिख रहा है नहीं दिख रहा है, चलिए नहीं दिख रहा है तो थोड़ा और डार्क पेन ले लेते हैं, ठीक है। देखिएगा यहां पर आपका एक पर्वत था, पर्वत में बता देता हूं, यहां पर ये पर्वत है आपका, ठीक है, मैकेंजी माउंटेन, और इस मैकेंजी माउंटेन से आपकी युकोन नदी निकलती है और यहां पर जाकर आपका मोहना बनाती है, कहां पर, बेरिंग सागर में। मैं एक नंबर लिखूंगा और नदी इधर देख लीजिएगा, कौन सी नदी आपकी, युकोन नदी। कहां से निकलती है, मैकेंजी पर्वत से। उसके बाद में मैकेंजी रिवर की बात करें तो ग्रेट स्लेव झील से निकलती है और ये मैकेंजी नदी जो कि ब्यूफोर्ट सागर में अपना मुहाना बनाती है, कनाडा की सबसे लंबी नदी है। मैंने कहा ग्रेट स्लेव से, ये तो 18वां आपका ग्रेट रिवियर है और ये आपका ग्रेट स्लेव थी, तो इसी से निकलती आपकी और ऐसे करके यहां पर गिर जाती है और यहां पर आपका ब्यूफोर्ट सागर अपना मुहाना बनाती है। ये हो जाएगी 2 नंबर की नदी जो कि आपका मैकेंजी नदी है और यह कनाडा की सबसे लंबी नदी, कनाडा की सबसे लंबी, ठीक है, कनाडा की सबसे लंबी नदी। बात करते हैं नेल्सन नदी के बारे में। नेल्सन नदी का उद्गम अगर देखें और एक आपकी चर्चिल नदी है, 2 नदियां हैं, ये दोनों कनाडा की प्रमुख नदियां हैं जो हडसन की खाड़ी में गिरती है। यहां पर 2 नदियां हैं, एक ये नदी और एक ये नदी। मैंने नेल्सन तो लिखा है और नेल्सन के बाद में एक नाम मैं यहीं पर मेंशन कर दूंगा, ऊपर वाली आपकी 3 नंबर हो जाएगा और नेल्सन के बाद में एक हो जाएगा आपका कौन सा, चर्चिल नदी, जो कि 4 नंबर पर लिखा हुआ है मैंने, ये 4 हो जाएगा आपका कौन सा, चर्चिल। नेल्सन और चर्चिल दोनों का मुहाना बनाती है हडसन की खाड़ी में और यह कनाडा की प्रमुख नदियां हो जाएगी। तो कनाडा की कौन कौन सी हो गई आपकी, नेल्सन हो गई, चर्चिल हो गई और सॉरी मैकेंजी, नेल्सन और चर्चिल, ये 3 प्रमुख नदियां आपकी किसकी हो गई है, कनाडा के अंतर्गत। अब देखिएगा सेंट लॉरेंस नदी जो है, ये सेंट लॉरेंस नदी यहां पर आपको यहां से दिखेगी आपको ये नदी और ये हो जाएगी आपकी सेंट लॉरेंस नदी 5 नंबर, जो कि कौन सी झील है, ये झील आपको दिखेगी, ये झील मैंने आपको अभी बताया था ओंटारियो झील, इसी ओंटारियो झील से उद्गमित होती है। कुछ बातें ऐसी है जो मैं बोल रहा हूं, आपको पेन चलाते रहना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है या एटलस में देखते हुए चलना है। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, जो शब्द मैं बोलूं वहां पर आपको दिखता है या नहीं दिखता है, इससे आपका ब्रेन थोड़ा सा शार्प काम करेगा, ठीक है। तो मैंने कहा सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम ओंटारियो झील के समीप से होता है, जो क्यूबेक प्रांत में प्रवाहित होती है, क्यूबेक सिटी से होकर एक जाती है। तो फिर यहां पे देखिएगा ओंटारियो लेक से निकलने वाली जो सेंट लॉरेंस नदी है, ये मॉन्ट्रियल और क्यूबेक से होते हुए सेंट लॉरेंस की खाड़ी में मुहाना बनाती है। तो मैंने बताया था सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, वहां पर मुहाना बनाएगी। और एक बात ध्यान रखना, जो मॉन्ट्रियल है, मॉन्ट्रियल यहां पर एक शहर अवस्थित आएगा, यहां पर मॉन्ट्रियल, यहां पर लिख दूंगा मैं, सेंट लॉरेंस नदी के तट पर एक मॉन्ट्रियल दिखेगा। ठीक है, ये नदी द्वीप है, नदी द्वीप शहर,
विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप शहर, सबसे बड़ा नदी द्वीप तो कौन सा है? माजुली द्वीप, हमारे भारत का ब्रह्मपुत्र नदी पे असम राज्य के अंतर्गत, ठीक है। जबकि आपसे पूछे सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप शहर अगर पूछे तो शहर हो जाएगा आपका मॉन्ट्रियल, ठीक है, क्यूबेक प्रांत के अंतर्गत आता है। जो आपका किसका हो जाएगा? कनाडा का क्यूबेक प्रांत, ठीक है। फिर आगे देखेंगे हडसन नदी, तो हडसन नदी ऑपरेशन पर्वत से निकलती है और हडसन नदी न्यूयॉर्क सिटी से होते हुए ये लॉन्ग आइलैंड के समीप गिर जाती है। मैंने आपको पता होगा यहां पर एक लॉन्ग आइलैंड बताया था मैंने, ये जो है यहां पर कौन सा है? लॉन्ग द्वीप, कौन सा है? लॉन्ग द्वीप। यहीं पर आपकी हडसन नदी ऑपरेशन पर्वत से आती है, 6 नंबर की नदी है और इसी के तट पर आपका क्या है? न्यूयॉर्क, क्या है आपका यहां पर? न्यूयॉर्क, इसी पर है आपका न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो आप बता दीजिएगा, हडसन नदी के तट पर अवस्थित है। किस आइलैंड के समीप अपना मुहाना बनाती है? तो लॉन्ग द्वीप के समीप अपना मुहाना बनाती है। क्लियर हुआ? फिर आगे देखेंगे, आगे हम अगली नदी के बारे में देखेंगे, वो हो जाएगी आपकी पोटामेक नदी। और सबसे खास बात यह है कि जो पोटामेक नदी है, कि पोटामेक नदी के तट पर वाशिंगटन डीसी, क्या कहा मैंने? जो 7वें नंबर की नदी आपकी पोटामेक, इसी पर यूएसए की राजधानी, यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया अवस्थित है पोटामेक नदी पर। और यह कहां पर? चेसपकी की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती। कौन सी खाड़ी में? चेसपकी, चेसपकी की खाड़ी, चेसपकी की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। कौन सी नदी? पोटामेक नदी। क्लियर हुआ यहां तक? अब मिसिसिपी मिसौरी के बारे में देखते हैं, ठीक है। मिसिसिपी और मिसौरी सुपीरियर उच्च भूमि है यहां पर। अगर आप यहां पर देखें, मैं उसका अलग मैप बनाऊंगा पूरा, ठीक है। आगे एक देखिएगा, मैं मिसिसिपी मिसौरी, एक काम करते हैं, मिसिसिपी मिसौरी को छोड़ते आगे वाली नदियां हम देख लेते हैं, फिर मिसिसिपी मिसौरी के बारे में अलग से बताऊंगा, क्योंकि यह नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी मिसौरी, तो उसके बारे में देख लेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहां पर हम देखेंगे रियो ग्रांडे नदी और एक कोलोराडो नदी, ठीक है। तो रियो ग्रांडे नदी, जो कि आपकी रियो ग्रांडे नदी क्रम आप देखेंगे तो रियो ग्रांडे 9th नंबर पर आपका है। तो रॉकी पर्वत से निकलती है और रॉकी पर्वत से निकलने के बाद यह यूएसए और मेक्सिको की सीमा से होते हुए प्रवाहित होती है। यहां पर आपका रॉकी पर्वत था, तो ऐसे रॉकी पर्वत से आती है, ऐसे दोनों की सीमा रेखा बनाती है और मेक्सिको की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो यह 9वें नंबर की नदी है। और खास बात क्या बताया मैंने, यह आपकी जो है यूएसए और आपका मेक्सिको की सीमा बनाती है। आपसे पूछे कि यूएसए और मेक्सिको की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है, तो आप कहेंगे कि रियो ग्रांडे नदी है, जो यूएसए और मेक्सिको के मध्य राजनीतिक सीमा का निर्धारण करती है और मेक्सिको की खाड़ी में जाकर अपना मुहाना बनाती है। यही बात ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं देखना है इसमें, ठीक है। अब कोलोराडो नदी के बारे में देखें तो कोलोराडो नदी जो है आपका, यह आपके यूएसए की नदी है। कहां पर? आपकी यूएसए की नदी है, यहां से निकलती है, ठीक है। 10वें नंबर की आपकी नदी जिसे कोलोराडो नदी कहा जा रहा है। और कोलोराडो नदी के बारे में आप ध्यान रखिएगा, रॉकी पर्वत से निकलने वाले जो कोलोराडो नदी है, कोलोराडो पठार से होकर गुजरेगी। यहां पर आपका कौन सा पठार आ जाएगा? कोलोराडो का पठार आ जाएगा। उस कोलोराडो के पठार से होकर गुजरती है, कैलिफोर्निया की खाड़ी में अपना मुहाना बना लेती है। क्लियर है? फिर आगे देखिएगा, आगे अगली नदी आपकी मिलेगी जिसे हम कहेंगे सैक्रामेंटो और सांजा क्वीन, ठीक है। कोस्ट रेंज से निकलती है आपकी, ठीक है, कोस्ट रेंज। और आपका जो सियरा नेवादा माउंट है उसके मध्य जो कैलिफोर्निया की घाटी से निकलने वाली सैक्रामेंटो और सांजा क्वीन प्रशांत महासागर में गिरती हैं। यहां पर आप देखेंगे तो दोनों नदियां यहां पर हो जाएगी आपकी, कौन कौन सी? सैक्रामेंटो, सांजा क्वीन, ये 11 और नीचे वाली आपका 12। तो दोनों किसकी है? यूएसए की प्रमुख नदी है, प्रशांत महासागर में अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। प्रशांत महासागर में मुहाना बना रही कौन कौन सी नदी? आपका एक तो जाएगी सैक्रामेंटो, एक सांजा क्वीन,
ठीक है। अब फ्रेजर नदी है, जो फ्रेजर नदी के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिएगा। कनाडा की प्रमुख नदी है, ठीक है, कनाडा की ही प्रमुख नदी है और ये रॉकी माउंटेन से निकलती है और ब्रिटिश कोलंबिया पठार से होते हुए प्रशांत महासागर में गिर जाती है, जो कि आपका वैंकूवर आइलैंड है उसी के समीप। देखिएगा रॉकी पर्वत है, यहां पर रॉकी पर्वत से आकर गुजरती है, इधर देखिएगा रॉकी पर्वत से आती है और यहां पर आपकी जाकर गिर जाएगी। जैसे हम जुआन डी फुगा, ठीक है, जुआन डी फुगा जल संधि हमने पढ़ा है। वैंकूवर आइलैंड को यह कनाडा की मुख्य भूमि से अलग करने वाली जल संधि थी। उसी जल संधि के समीप आपका गिरती है कौन सी? फ्रेजर नदी, जिसका नंबर क्या लिखा मैंने 13। तो ये फ्रेजर नदी है कनाडा की, जो कि आपका वैंकूवर आइलैंड है, यहां पर वैंकूवर द्वीप, उसके समीप जाकर गिर जाती है कौन सी? ये आपकी फ्रेजर नदी, ठीक है। फ्रेजर नदी आपकी कहां पर? वैंकूवर आइलैंड के समीप। ये तो हो गई सारी नदियां। अब एकमात्र नदी आपकी बची है मिसिसिपी, मिसौरी, ठीक है। फिर मैं एक बार रिवीजन करवा दूंगा क्या क्या आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिएगा आगे देखिएगा यहां पर, ठीक है। हम बात करेंगे अब कौन सी नदी के बारे में? मिसिसिपी, मिसौरी, ठीक है। ये आपका जो सुपीरियल झील है, इस सुपीरियल झील के आसपास जो ये भूमि है, इसे कहा जाता है सुपीरियल उच्च भूमि। क्या कहा जाता है? सुपीरियर उच्च भूमि। इसी सुपीरियर उच्च भूमि में अगर आप देखेंगे, जो कि नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का जो आपका अमेरिका वाला पार्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो सुपीरियर उच्च भूमि से निकलने वाली जो मिसिसिपी नदी है, जो यूएसए का जो ग्रेट प्लेन है आपका, जो ग्रेट प्लेन जिसे आप कहेंगे महान समतल जो वृहद मैदान है, वहां पर आपकी वहां से निकलती है, ठीक है। यहीं से आपकी कौन सी नदी निकली है? यहां पर रेड पेन से देखिएगा, यहां से आपकी निकली है कौन सी नदी? मिसिसिपी, ठीक है। मिसिसिपी नदी आपका कहां से निकली? सुपीरियर उच्च भूमि से। अब निकलने के बाद जब मिसिसिपी नदी आपकी एक महत्वपूर्ण इसकी सहायक नदी आकर मिल जाएगी, इसमें उसका नाम होगा मिसौरी नदी। इधर से आकर आपकी कौन सी मिल जाएगी? मिसौरी, ठीक है। लेकिन प्रवाह मिसिसिपी का अधिक होता है तो इसका नाम फाइनली मिसिसिपी, मिसौरी हम बोल देते हैं। तो मिसिसिपी के तट पर आप देखेंगे दो शहर दिखेगा आपका, एक मिनियापोलिस और एक सेंट पॉल। मिनियापोलिस और सेंट पॉल आपको देखने को मिलेगा। यहां पर दो शहर है, मैं नाम लिखूंगा यहीं पर, ये एक, ये दो। मिनियापोलिस और दूसरा मिलेगा सेंट पॉल। इन दोनों को जुड़वा शहर कहा जाता है। किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो मिसिसिपी नदी के तट पर अवस्थित है। मिनियापोली, जैसे कि हमारे यहाँ पे सिकंदराबाद और हैदराबाद है, जुड़वा शहर कहे जाते हैं, ठीक है। जुड़वा शहर कहे जाते हैं, गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है, ठीक है, सिकंदराबाद और एक हो जाएगा आपका कौन सा? हैदराबाद, ठीक है। और वैसे ही आप देखेंगे तो मिनियापोलिस और सेंट पॉल जो कि मिसिसिपी नदी के दोनों तट पर अवस्थित है, दोनों छोर पर है, तो इसे मिसिसिपी का जुड़वा शहर या संयुक्त राज्य अमेरिका का जुड़वा शहर के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। दोनों हो गए। फिर मिसिसिपी और मिसौरी नदी के संगम पर अवस्थित है आपका सेंट लुइस शहर। यहां पर जहां पर ये दोनों का संगम हो रहा है, यहां पर एक शहर है, उसका नाम है सेंट लुइस। आपसे पूछा जा सकता है कि मिसिसिपी मिसौरी किस शहर में आपस में मिल रही है, तो हो जाएगा आपका सेंट लुइस। तो सेंट लुइस पे आपस में मिल जाती है। और यही सेंट लुइस जो है ये मांस प्रसंस्करण उद्योग का प्रमुख केंद्र है। मांस प्रसंस्करण उद्योग का केंद्र, ठीक है। मांस प्रसंस्करण उद्योग का केंद्र हो जाएगा सेंट लुइस। फिर देखेंगे जो मिसिसिपी नदी बेसिन के दक्षिण में यूएसए का क्षेत्र जो गन्ना और चावल की कृषि के लिए समृद्ध है। और फिर आगे देखेंगे जब मुहाने के समीप आप देखेंगे तो यहां पर न्यू ऑर्लियंस अवस्थित है। न्यू ऑर्लियंस आपको एक जगह का नाम मिलेगा मिसिसिपी नदी या मिसौरी की नदी के किनारे, यहां पर न्यू ऑर्लियंस।
न्यू ऑर्लियंस शहर है जो कि आपका मिसिसिपी मिसौरी नदी के तट पर अवस्थित है। और एक बात खास ध्यान रखना, जब यह मुहाना बनाती है तो यहां पर अर्धचंद्राकार डेल्टा का निर्माण करती है। अर्ध पंजाकार डेल्टा का, ठीक है। अर्ध पंजाकार डेल्टा का निर्माण मिसिसिपी मिसौरी नदी मेक्सिको की खाड़ी में करती है। तो यह प्रश्न भी आपसे कई बार पूछा गया है, तो यह भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये प्रमुख बातें थी आपकी नदियों को लेकर। नॉर्थ अमेरिका की नदियों के बारे में सारी चीजें हमने जान लिया है, कौन कौन सी नदी थी, पर्वत पठार के बारे में देख लिया है, और साथ ही साथ में हमने कुछ पर्वत श्रेणियां के बाद नदियां से पहले हमने संरचना, कहां कहां पर कौन कौन सी खाड़ी है, झीलों के बारे में देख लिया है। तो ये बातें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये प्रमुख बातें थी आपकी, ठीक है। अब इसके बाद आपका जो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है ये पूरी तरह से फिनिश हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में आपका साउथ अमेरिका शुरू करेंगे। साउथ अमेरिका के बारे में कुछ बातें यहां पर मैं बता देता हूं, कुछ देशों के नाम आपको कैसे याद करना है, कैसे आपको करना है, वो सारी चीजें यहां पर मैप करके मैं बना देता हूं। एक बार हम पढ़ेंगे, वैसे कल से इसको शुरू करेंगे हम। दक्षिण अमेरिका, ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में आपको वही बातें, सबसे पहले इसमें क्या करना है, इसमें महाद्वीप की अवस्थिति, ठीक है, सीमाएं, कौन सी, तटीय सीमाएं, देश एवं उनकी राजधानियां, ठीक है। उसके बाद में भौगोलिक संरचनाएं, जिसमें हम क्या क्या देखेंगे, पर्वत पठार, मैदान, नदियां, झीलें, ठीक है, ये सारी चीजें देखेंगे। तो देखिएगा यहां पर जब आप ग्लोब बनाएंगे, ठीक है, ग्लोब में आप देखेंगे ये भूमध्य रेखा, ये आपकी कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ठीक है। तो इस एरिया में आपको यहां पर आपको क्या मिलेगा, साउथ अमेरिका महाद्वीप। इसका मतलब आपका विषुवत रेखा भी इस महाद्वीप से होकर गुजरेगी, और दूसरा आपका कौन सी रेखा, ये हो जाएगी आपकी मकर रेखा। ये दोनों रेखाएं आपका साउथ अमेरिका से होकर गुजरेगी, ये तो बात आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और ये आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो इसके भी किधर, ये पश्चिम में है, और दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादातर पार्ट इसका दिखाई देगा। क्लियर हुआ। अब इसका मैप में कुछ देशों के देखेंगे, देशों की अवस्थिति कहां कहां पर है। ये आपका साउथ अमेरिका, यहां पर आपका एक देश, 2, 3, ठीक है। देशों के बारे में ध्यान रखना कि कौन से देश यहां पर अवस्थिति, आपको यह देखना है कि किसकी तटीय अवस्थिति और किसकी तटीय अवस्थिति नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपको मिलेगा फ्रेंच गुयाना। क्या मिलेगा, फ्रेंच गुयाना। फिर मिलेगा आपको सूरीनाम, फिर मिलेगा आपको गुयाना, फिर मिलेगा आपको वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला। वेनेजुएला के बाद मिलेगा आपको कोलंबिया। कोलंबिया के बाद अगर आप नीचे की ओर बढ़ेंगे और पश्चिम तट की ओर देखेंगे तो कोलंबिया के बाद आपको मिलेगा यहां पर इक्वाडोर, और इक्वाडोर के नीचे आप आएंगे तो इसकी कोलंबिया से लगी हुई सीमा मिलेगी आपको पेरू की, ठीक है। पेरू के बाद आगे बढ़ेंगे तो पेरू से लगी हुई सीमा मिलेगी आपको किसकी, बोलिविया, ठीक है। बोलिविया के बाद अब आप नीचे सीधा चले आएंगे तो चिली के समान आकृति मिलेगी, वो चिली ही आपका क्या हो जाएगा, देश। और चिली के बाजू में जो मिलेगा वो हो जाएगा आपका अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना के ऊपर आप देखेंगे तो यहां पे देखिएगा 2 देश, एक तो मिलेगा आपको इस टाइप से, आप देखिएगा यहां पर मिलेगा आपको उरुग्वे,
और यहां पर मिलेगा आपको पराग्वे, और ये बचा हुआ आपका क्या हो जाएगा, ब्राजील। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और यहां पर एक सबसे छोटा देश है जिसका नाम है फ्लोरिडा। ठीक है, इतने देश इसमें आपको देखने को मिलेंगे, और एकमात्र ये देश आपका है पराग्वे। ये पराग्वे जो देश है ये आपका कैसा है, लैंड लॉक आपका कंट्री। ठीक है, लैंड लॉक कंट्री आपकी पराग्वे मिलेगी। अब इसका आपको क्या काम करना है, कल इस सभी की कैपिटल आपको देख के आना है, सभी की राजधानी आपको करके आना है। कल मैं आपको पूरा इसको कल की क्लास में इसको फिनिश कर देंगे अपन। ठीक है, कल लंबी क्लास लेंगे तो इस महाद्वीप को भी अपन कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़िएगा, मन लगाकर पढ़िएगा, और चीजें नहीं समझ में आए तो पूछते भी रहिएगा। फिर मैपिंग आपको करते आना चाहिए, कैसे करना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगी, ये आपका ज्यादा काम है। मैं अगर 20% करूंगा तो आपको 80% करना है इसमें। ठीक है, कर तो मैं 100% रहा हूं, लेकिन आपको 100 to 100% करना है। ठीक है, तभी आपका इसमें पकड़ बन पाएगी, अन्यथा यह वैसा का वैसे बना रहेगा जैसा कि आपका पढ़ने से पहले था। तो चलिए साथियों, मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।